जैसा होगा ना। सच बताओ, तुमने क्या सोचकर उस भिखारी से शादी की? वैसे तो तुम खुद को मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और पूरे कॉलेज कैंपस की हूर परी कहती थी। हर लड़का तुम्हें प्रपोज करता था और तुम्हारे साथ डेट पर जाने की कोशिश करता था, पर तुमने एक सड़क चलते भिखारी से शादी कर दी। तुम्हें पता है, तुम हमारे कॉलेज के पूरे ग्रुप के सामने एक मजाक बन गई हो। पहले तुम्हारा नाम लेकर लड़कियां काफी जलती थी और लड़के आहें भरते थे, पर अब सब तुम्हारा नाम लेकर मजाक बनाते हैं। तुम अब सिर्फ मजाक का टॉपिक रह गई हो। वैसे तुम्हारा वो पति कहाँ है? यहीं पर है क्या? करिश्मा, मुझे तुम्हारे इस टिपिकल गॉसिप में शामिल नहीं होना। मुझे देर हो रही है। चारू इतना कहकर अपना बैग लिए वॉशरूम से बाहर निकले। उसने करिश्मा को फिर मुड़कर देखा तक नहीं, लेकिन करिश्मा को चारू की हालत देखकर हंसी आ रही थी। यहाँ अभिराम उसके खाने का पैसा देने वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी चारू कुछ परेशान सी उसके पास आई। अभी चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। चारू के चेहरे को देखते ही अभिराम समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। क्या हुआ चारू, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत वो ठीक है? डॉक्टर के पास चले? नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं देखना चाहती। चारू ने इतना कहकर अभिराम को वॉशरूम में हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अभिराम ने चारू के कंधे पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, ऐसी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। अभिराम की बात सुनकर चारू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े होटल से बाहर निकल गए। वही करिश्मा, जो भी वॉशरूम से निकलकर होटल में मौजूद अपने पति के पास आई, उसने चारू और उसके पति के बारे में बातें करते हुए मजाक बनाना शुरू कर दिया, जिसकी बातें सुनकर उसका खुद का पति भी हैरान था कि एक अमीर घराने की लड़की किसी भिखारी से शादी क्यों करेगी। करिश्मा का पति देखने में काफी हैंडसम था। उन दोनों की जोड़ी एक साथ काफी अच्छी लग रही थी। वो दोनों अपने बुक किए हुए टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ ब्लैक कलर का सूट पहने कुछ 40 साल का एक आदमी आया, जिसे देखते ही करिश्मा के पति ने पूछा, तुम यहाँ के मैनेजर हो ना? क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डीलक्स प्लाजा के मैनेजर ने उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, आई नो कि आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए आए हैं, लेकिन हम आपको डिनर सर्व नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, पर आज के बाद आप हमारे होटल में नहीं आ सकते। आप दोनों अभी यहाँ से जा सकते हैं, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। उस मैनेजर की ये बात सुनकर करिश्मा और उसका पति दोनों एकदम हैरान होकर खड़े हो गए कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया। डीलक्स प्लाजा के मैनेजर की बात सुनकर करिश्मा और उसके पति दोनों भौचक्के रह गए। करिश्मा के पति ने एकदम से ही टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। हर वीकेंड में यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए आता हूँ और तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपने सामने खड़े आदमी की बात सुनकर मैनेजर ने बहुत आराम से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर मेहता, लेकिन ये हमारे ओनर का फैसला है। उन्होंने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, इसलिए अब आप यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारे ओनर को हमसे क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले? और कौन है तुम्हारा ओनर? बुलाओ उसे यहाँ पर, मैं भी तो जरा देखूं। करिश्मा ने भड़कते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर मैनेजर ने बिना वक्त गवाए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी जल्दी यहाँ पर आओ। मैनेजर की बात सुनते ही बाहर से 4 गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। वहीं आसपास के लोग जो खाना खा रहे थे वो भी काफी हैरानी से उस पूरे मंजर को देख रहे थे। तभी मैनेजर ने बहुत आराम से कहा, मिस्टर एंड मिसेस मेहता, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैं भी यहाँ पर जॉब करता हूँ। आपको यहाँ बैन कर दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ से अभी नहीं गए तो मुझे गार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन गार्ड्स को देखकर करिश्मा के पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैनेजर को धमकी देते हुए कहा, मैं तुझे देख लूंगा।
अगर तुझसे तेरी नौकरी ना मैंने छीन ली ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वो इतना कहकर गुस्से में करिश्मा के साथ वहां से चला गया। लेकिन उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि रेगुलर कस्टमर होने के बावजूद आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया था। उनके वहां से जाते ही मैनेजर ने अपना फोन निकाला और फिर अपने बॉस को कॉल करते हुए कहा, हेलो सर, आपने मुझे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने मिस्टर एंड मिसेस मेहता को यहाँ से जाने के लिए कहा। वो अब कभी भी इस होटल में वापस नहीं आएंगे। मैनेजर ने इतना कहकर फोन रख दिया और फिर उसने आसपास के लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए। मैनेजर इतना कहकर वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद जो गार्ड्स वहां आए थे वो भी वहां से लौट गए। इधर चारू अभिराम के साथ अपनी गाड़ी में बैठी ड्राइव कर रही थी। करिश्मा से मिलने के बाद उसका मूड थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन अभिराम के प्रमोशन और उसकी खुशी देखकर चारू ने फिर उसके बारे में कोई बात नहीं की। वो दोनों बहुत आराम से बातें करते हुए घर जा रहे थे। ऐश्वर्या घर देर से आने वाली थी और आलोक बाहर ही खाना खाकर आने वाला था, तो उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी भी नहीं थी। तभी अभिराम ने सड़क के किनारे दूर से ही एक आइसक्रीम शॉप को देखा, जिसे देखते ही उसने चारू से कहा, चारू उस आइसक्रीम शॉप के सामने गाड़ी रोकना, चलो हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, चारू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वो कुछ आगे जाकर ऐसे ही अपनी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक मारने ही वाली थी, तभी उसे पता चला कि उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ये देखकर चारू परेशान हो गई। उसकी गाड़ी की रफ्तार भी काफी थी। अभी ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक तो नहीं लग रहा। क्या? अभिराम चारू की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा कि आखिर अचानक से ये हो क्या गया। तभी चारू ने कहा, अभी तो सब कुछ ठीक था। होटल पहुंचने के बाद मैंने ब्रेक मारा था, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था, तो फिर ये अचानक कैसे? चारू घबराहट में अभिराम से बात कर रही थी। वही अभिराम भी गाड़ी का ब्रेक ना लगने की वजह से परेशान था कि तभी सामने से एक गाड़ी तेज स्पीड में आती हुई चारू को नजर आई, जिसे देखते ही चारू, जिसका ध्यान अभी सड़क पर नहीं था, उसने उस गाड़ी से बचने के लिए अपनी गाड़ी को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ दिया और अचानक ही उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। चारू की गाड़ी सड़क पर इधर उधर घूम रही थी कि तभी पीछे से एक और गाड़ी आई और अचानक ही उसने चारू की गाड़ी को धक्का दिया और चारू की गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई। ये सब देखकर चारू काफी डरी हुई थी। वो गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब उसके बस के बाहर का था। वही अभिराम एक के बाद एक दो गाड़ियों को चारू की गाड़ी के आसपास आते देखकर और अचानक ही उसका ब्रेक खराब होने की बात सोचकर काफी कंफ्यूज था। उसने चारू की हालत देखकर अपने मन में सोचते हुए कहा, ये सब ऐसे इत्तेफाक से नहीं हो सकता। तो क्या कोई है जो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है? पर कौन? अभिराम के मन में अभी किसी का भी नाम नहीं आ रहा था जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन इस वक्त चारू की गाड़ी को रोकना ज्यादा जरूरी था। ये देखते ही अभिराम ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए कहा, चारू तुम पीछे वाली सीट पर आ जाओ, मैं इसे अकेले हैंडल करता हूँ। अभिराम की बात सुनकर चारू परेशान नजरों से उसे देखने लगी। नहीं, तुम आगे रहोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रही। चारू चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं इसे संभाल लूंगा। अभिराम के काफी कहने के बाद चारू स्टीयरिंग व्हील अभिराम के हाथों में पकड़ाकर पीछे बैक सीट पर चली गई। ये देखकर अभिराम अब ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। चारू ने बैक सीट को काफी मजबूती से पकड़ रखा था। गाड़ी के पहिए से स्क्रीचिंग की तेज आवाजें आ रही थी। वही अभिराम ने ड्राइव करते हुए देखा कि सामने एक पेड़ था। ये देखते ही अभिराम ने गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए उस पेड़ से जाकर टकरा दिया। आह! अभी! आह! गाड़ी के आगे का बोनट खुल गया था और इंजन से धुआं निकलने लगा। गाड़ी रुक चुकी थी और अभिराम चारू के साथ आगे को झुक गया था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया।
अभिराम ने जब देखा कि वो सुरक्षित था और गाड़ी रुक गई थी, तब उसने पीछे मुड़कर चारू से पूछा, चारू, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चारू ने जैसे ही अभिराम का सवाल सुना, वो रोते हुए उसके गले लग गई। अभी, तुम ठीक हो ना? मुझे लगा था कि हम दोनों घर वापस नहीं जा पाएंगे। चारू काफी डर गई थी, जिसे देखकर अभिराम ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, चारू, खुद को संभालो, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। चारू को समझाने और संभालने के बाद अभिराम गाड़ी से बाहर आया। उसने ब्रेक फेल होने का कारण जानने के लिए जैसे ही नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखा, तभी उसकी नजर नीचे से टपक रहे डीजल पर गई। गाड़ी का डीजल टैंक टूट चुका था। ये देखकर अभिराम किसी बड़ी अनहोनी के होने की बात को सोचकर ही काफी परेशान था। वही चारू ने अपने डीजल टैंक को देखकर परेशान होते हुए कहा, ये कैसे टूट गया? अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? चारू काफी परेशान थी और अभिराम उसे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। तो अब उसने चारू के सामने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक कहीं सड़क पर ड्राइव करते हुए इस पर कोई पत्थर लग गया होगा। तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। अभी हम घर चलते हैं और गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं। मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, वो यहाँ आकर तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। अभिराम की बात सुनकर चारू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर थोड़ी दूर एक बस स्टॉप पर आ गए। वहां पर उन्होंने बस तो नहीं मिली, पर जैसे ही अभिराम को टैक्सी दिखी, उसने तुरंत टैक्सी को रोक दिया। अभिराम टैक्सी के अंदर बैठा सोच रहा था कि आखिर उसे कौन मारने की कोशिश कर रहा था। वही चारू अभिराम के कंधे पर अपना सिर रखे कुछ देर पहले जो हादसा हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। तभी अभिराम की नजर चारू पर गई। उसे चारू के लिए काफी चिंता हो रही थी। कुछ देर तक चारू को देखने के बाद अचानक ही अभिराम को बाहर सड़क पर एक पानी पूरी वाला नजर आया, जिसे देखते ही उसने तुरंत टैक्सी रुकवा दी। चारू, चलो ना, वहां पर पानी पूरी है, खाते हैं, काफी मजा आएगा। अभिराम की ये बात सुनकर चारू कंफ्यूजन में उसे देखने लगी। अभी हम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आए हैं और तुम्हें पानी पूरी खानी है? चारू, वो बस एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है और हम दोनों ठीक है ना, तो इस बारे में सोचकर क्यों परेशान होना? चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं। अभिराम चारू को खींचता हुआ पानी पूरी वाले के पास लेकर आया। चारू को पानी पूरी बहुत पसंद थी। उसने जैसे ही एक पानी पूरी अपने मुंह में डाली, उसका पूरा मूड बदल गया। वो खुशी खुशी पानी पूरी खाने लगी। तभी अभिराम अपना फोन लेकर एक कॉल का बहाना बनाकर चारू से थोड़ा दूर आया और फिर उसने विवेक को कॉल करके सारी बात बताई, जिसे सुनते ही विवेक काफी परेशान हो गया। अभी तुम ठीक हो ना? और चारू, वो भी ठीक है ना? क्या मैं वहां पर आऊं? एम्बुलेंस, उसकी जरूरत है? विवेक, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक्सीडेंट नहीं था, पर किसी ने जानबूझकर किया था। क्या तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो? अभिराम के पूछने पर विवेक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ लोगों को वहां भेजता हूँ। विवेक ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अभिराम अभी भी ब्रेक फेल होने के बारे में सोच रहा था। तभी चारू ने उसे अपने पास बुलाया। वो चारू का मूड खराब नहीं करना चाहता था, तो वो अब दोनों एक साथ मिलकर पानी पूरी खाने लगे। जब चारू का मन भर गया तो वो फिर से नॉर्मल हो गई। तब अभिराम ने पानी पूरी वाले को पैसे दिए और टैक्सी में चारू के साथ बैठकर वहां से घर के लिए निकल गया। लेकिन वहां से कुछ ही दूरी पर, जहां चारू की गाड़ी खड़ी थी, वहां अचानक ही काले रंग की एक गाड़ी रुकी। उस गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। उसमें से एक काले रंग का लंबा सा कोट पहने एक आदमी उतरा। उसके पूरे कपड़े काले थे और सिर पर काले रंग की एक बड़ी सी हैट थी। उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। आंखों पर काले रंग का चश्मा था। उसने चारू की गाड़ी को देखकर हंसना शुरू कर दिया। अभिराम, अभिराम,
राम और पांडवों का संन्यास तो फिर भी खत्म हो गया, पर तेरा संन्यास कभी खत्म नहीं होगा। अगर कुछ खत्म होगा तो वो तू खत्म होगा। तू जिस कीचड़ में उतरा है, तुम वहां से कभी वापस नहीं लौट सकता। तू गुमनामी की मौत मरेगा। वो आदमी पागलों की तरह हंस रहा था और फिर अचानक ही उसने अपनी कोट की जेब से एक लाइटर निकाला और चारू की गाड़ी के डीजल टैंक से जो डीजल बह रहा था, अचानक ही उसने उस लाइटर को डीजल के ऊपर फेंक दिया, जिससे चारू की गाड़ी, जो अभी थोड़ी खराब हालत में थी, वो आग की लपेट में घिर गई। आसमान में धुएं का गुब्बारा बनने लग गया, जिसकी चमक उस आदमी के चश्मे पर दिखाई दे रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने कोट की जेब से अपना फोन निकालकर अपने कान पर रखते हुए कहा, नजर रखो उस पर, क्योंकि उसकी मौत से ही मेरी जिंदगी है। उसे मरना होगा। उस आदमी ने फोन पर इतना कहकर अपने फोन को वापस कोट में डाला और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर तेज स्पीड से वहां से निकल गया। वही चारू की गाड़ी जो जल रही थी, अचानक ही उसमें एक तेज ब्लास्ट हुआ। लेकिन ये इंसान कौन था और उसकी अभिराम से क्या दुश्मनी थी? चारू की गाड़ी ब्लास्ट होकर अब पूरी तरह से जल चुकी थी। तभी वहां एक ब्लैक कलर की BMW में कुछ 4 लोग आए। उन सभी ने बॉडीगार्ड्स के यूनिफॉर्म पहने थे। जब उन लोगों ने उस चलती हुई गाड़ी को देखा, तब उनमें से एक बॉडीगार्ड ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहा, सर, गाड़ी तो पूरी तरह जल चुकी है। आई थिंक डीजल टैंक में ब्लास्ट हो गया है। व्हाट? अच्छा, तुम एक काम करो, उस गाड़ी का नंबर प्लेट पता करो और सेम नंबर प्लेट वाली सेम गाड़ी के मॉडल को कल सुबह चारू चतुर्वेदी के घर पहुंचा देना। सामने से विवेक ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी बात सुनकर उस बॉडीगार्ड ने अपना फोन जेब में रखा और फिर वो सब वहां से इस पूरे मामले को समेटने लग गए। चारू अभिराम के साथ आज बाहर डिनर करने के बाद काफी खुश थी। हालांकि उसकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से वो थोड़ी घबराई थी। वो दोनों एक साथ जैसे ही अंदर आए, सामने ही ऐश्वर्या गुस्से में तिलमिलाई बैठी थी और आलोक ऐश्वर्या के बगल में बिल्कुल शांत बैठा था। तो आ गए तुम दोनों। चारू, तुम कब तक इस भिखारी पर अपने पैसे उड़ाती रहोगी? अपने बारे में भी सोचो। आज ये तुम्हें अपने साथ महंगे रेस्टोरेंट में ले जा रहा है और कल को अपने और भी महंगे शौक पूरे करेगा। तुम देखती जाओ, धीरे धीरे इसका असली रंग तुम्हें नजर आएगा। ऐश्वर्या की इन बातों को सुनकर चारू और अभिराम, जिनका मूड अभी अच्छा था, वो फिर से परेशान हो गए। पर चारू अब शांत रहने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपनी माँ को जवाब दिया, मॉम, आप क्या कह रही है? अभी ने मेरा आज तक कभी फायदा नहीं उठाया और ये डिनर अभी ने अपने इकट्ठा किए पैसों से डिनर करवाया है। मैंने एक पैसा खर्च नहीं किया। आप कभी तो अभी के लिए कुछ अच्छा सोचिए प्लीज। 5 साल हो गए हैं, अब तो अभी को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमेशा कोशिश करता है कि आप लोग इसे एक्सेप्ट कर ले, पर फिर भी क्या? ये अनाथ भिखारी तुझे सिर्फ शर्मिंदगी और लोगों के सामने गिराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल ये तेरे सिर पर प्यार का भूत है ना, वो उतर जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं जो बोल रही थी अपनी भलाई के लिए नहीं बोल रही थी। ऐश्वर्या इतना कहकर चली गई, जिसे देखकर आलोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। वही चारू और अभिराम ऐश्वर्या के जाने के बाद जब अपने कमरे में पहुंचे, तब अभिराम ने चारू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, तुम उनसे क्यों लड़ती हो? वो दिल की बुरी नहीं है, मैं जानता हूँ। उनकी जबान बस थोड़ी कड़वी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए माँ जैसी है। मैं बिल्कुल अकेला था, पर तुम्हारी वजह से मुझे मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिला। अपने सिर पर दोनों का आशीर्वाद मिला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं उन दोनों को देखकर खुश हूँ, भले ही वो मुझे पसंद ना करे। अभिराम की ऐसी बातों को सुनकर चारू को उसके लिए और भी ज्यादा बुरा लगता था। उसने तुरंत ही उसे अपने गले लगा लिया। सॉरी अभी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कंप्लीट फैमिली दूंगी, लेकिन आई होप
कि माँ और पापा तुम्हें धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लें और हमारी फैमिली में जो ये प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। चारू की ऐसी बातें सुनकर अभिराम ने भी उसे अपने गले लगा लिया। वो दोनों काफी थक गए थे, तो अब उन दोनों ने आराम करने के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ भूपेश अपने बेटे राहुल के साथ जब देर रात अपने घर पहुंचा, तब उसे अपनी पत्नी शालिनी दरवाजे पर ही मिली। उनका घर आलोक के घर के मुकाबले काफी बड़ा था। उन लोगों ने बहुत चालाकी से अपने पिता के मरने के बाद आलोक को इस घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से चतुर्वेदी परिवार के बिजनेस और घर दोनों पर ही भूपेश और उसके परिवार का अधिकार था। भूपेश ने जैसे ही शालिनी को परेशान देखा, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। शालिनी, ईशाना ठीक है ना? क्या फिर से कोई प्रॉब्लम हुई है? आप तो जानते हैं कि वो कैसी है। आज चिराग खन्ना ध्रुव मल्होत्रा से मिलने के लिए गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से वो लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे, जिसमें उन्होंने ध्रुव को भी आने के लिए कहा। लेकिन ध्रुव ने एकदम से ही मना कर दिया। उसने कहा कि वो बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकता। शालिनी ने भूपेश के साथ अंदर आते हुए कहा। वही उनका बेटा भी उनके पीछे पीछे अंदर आ रहा था। तभी भूपेश ने कंफ्यूजन में पूछा, तो मिस्टर मल्होत्रा के मना करने की वजह से ईशाना क्यों रो रही है? नहीं, पहले ही चिराग के हाथों से इतना अच्छा मौका चला गया, लेकिन कुछ देर पहले ईशाना को पता चला कि उस भिखारी अभिराम को प्रमोशन मिला है। 5 सालों से जिसे एक प्रमोशन नहीं मिला और उसकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, वो एकदम से ही कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट बन गया। उसकी सैलरी भी बढ़ गई है। ईशाना की कॉलेज की फ्रेंड करिश्मा ने अपनी बेइज्जती के बाद उसे कॉल करके बताया कि चारू अपने पति के साथ बहुत बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, और यही सब सुनकर ईशाना रो रही थी। शालिनी की पूरी बात सुनकर भूपेश तुरंत ही अपनी बेटी ईशाना के कमरे में पहुंचा। ईशाना अपने बड़े बेड पर टिश्यू बॉक्स के साथ बैठी थी और रोई जा रही थी। उसके गोद में उसका पिंक कलर का पिलो रखा हुआ था। उसका कमरा बिल्कुल फेरी टेल वाली प्रिंसेस की तरह सजा हुआ था। दीवारों पर प्रिंसेसेस की कई तस्वीरें थी और ड्रेसिंग टेबल पर कई महंगे मेकअप प्रोडक्ट और परफ्यूम्स रखे हुए थे। उसका कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। भूपेश ने अपनी बेटी को बचपन से ही अपने सिर पर चढ़ा रखा था। वो जो भी चाहती, भूपेश उसे वो सब ला कर देता। ईशाना, बेटा क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? भूपेश ने एकदम से ही ईशाना को गले लगा लिया। वही ईशाना ने अपने पिता को अपने पास देखकर कहा, आपको पता है, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। उसके पति का प्रमोशन हुआ है। वो अपनी लाइफ में इतने खुश कैसे है, जबकि मुझे अपने रिश्ते के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इतनी मुश्किल से चिराग के पेरेंट्स माने हैं। अगर फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो शादी कैंसिल कर देंगे। प्लीज आप कुछ भी करके उस चारू को सबक सिखाइए। जब तक वो चारू खुश रहेगी, मैं खुश नहीं रह सकती। ईशाना को इतना रोते देख भूपेश की आंखों में चारू के लिए गुस्सा नजर आने लगा। फिर उसने प्यार से कहा, डोंट वरी बेटा, कल सुबह ही मैं चारू का इंतजाम कर देता हूँ। उसे उसकी जगह कैसे दिखानी है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। भूपेश की इन बातों को सुनकर ईशाना, जो अब तक रो रही थी, उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो चारू से इतना जलती थी कि उसे परेशान करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वही भूपेश की इन बातों को शालिनी और उसका बेटा राहुल दरवाजे पर खड़े सुन रहे थे। इधर सुबह होते ही चारू और अभिराम दोनों ही अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगे। अभिराम ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की और फिर नाश्ता बनाकर चारू के साथ नाश्ता करने लगा। ऐश्वर्या और आलोक अभी अपने कमरे में सो रहे थे, जिनका नाश्ता अभिराम ने ऑलरेडी किचन में तैयार करके रख दिया था। वो दोनों आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी अचानक से चारू के फोन पर राहुल का कॉल आया, जिसे देखते ही चारू ने तुरंत उसे रिसीव कर लिया। हाँ राहुल, क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? चारू के फोन रखते ही अभिराम ने उससे पूछा, जिसकी बात सुनकर चारू ने जल्दी जल्दी
अपने मुंह में रखे नाश्ते को चबाते हुए उसे जवाब दिया, एक्चुअली राहुल ने कहा कि अचानक ही भूपेश अंकल ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है जिसमें मेरा आना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। चारू इतना कहकर वहां से अपने कंपनी के लिए निकल गई। तभी अभिराम ने कहा, तुम्हारी गाड़ी बाहर आ चुकी है, तुम उससे चली जाओ। अभिराम की बात सुनकर चारू ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस किया और वो वहां से चली गई। जिसके जाने के बाद अभिराम सोच में पड़ गया। मीटिंग में चारू को बुलाया, वो भी मिस्टर भूपेश चतुर्वेदी ने। उन्होंने आज से पहले तो चारू को कभी भी मीटिंग में नहीं बुलाया। वो उसे बस छोटे मोटे काम देते थे। तो फिर अब क्या हुआ? अभिराम चारू को लेकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था चारू के लिए फिक्र या फिर उसे कंपनी में ज्यादा अहमियत देना भूपेश और उसके परिवार के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे थे तो उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। अभिराम अपना नाश्ता खत्म करने के बाद वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल गया। यहाँ चारू कुछ ही देर में अपने कंपनी के मीटिंग रूम में पहुंच गई। वहां पर कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ मैनेजर्स थे, जिनके बीच भूपेश और उसका बेटा राहुल भी बैठा हुआ था। चारू वहां पर आखिर में पहुंची थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। चारू, अच्छा हुआ तुम आ गई, बैठो। भूपेश ने मुस्कुराकर चारू को बैठने के लिए कहा, जिसकी मुस्कुराहट चारू को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चारू को देख रहे थे। तभी भूपेश ने अपने सामने रखी काले रंग की एक फाइल को खोलते हुए उसे चारू की तरफ बढ़ा दिया। चारू, तुम तो जानती हो कि हम काफी सालों से सुपरमार्केट के बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा बिजनेस काफी अच्छा है। भूपेश की बातों को सुनकर चारू अपना सिर हाँ में हिला रही थी। वही भूपेश उसे अपनी आगे की प्लानिंग समझा रहा था। और तुमने ये भी सुना होगा कि हम राजपूत इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मॉल बनाना चाहते हैं, पर राजपूत इंडस्ट्रीज हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती। और अगर हम खुद भी किसी और बिजनेस पार्टनर को ढूंढकर मॉल बनाने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर भी राजपूत इंडस्ट्रीज बीच में आ रही है। हम राजपूत इंडस्ट्रीज से डील करने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। अंकल, आप तो जानते हैं कि राजपूत इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर यशवर्धन राजपूत से मिलना इतना आसान नहीं है। उनके साथ मीटिंग के लिए कई बड़े बड़े लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। तो फिर हम लोग उनसे कैसे मिल पाएंगे? चारू ने तुरंत अपने मन की बात को भूपेश के सामने रखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर भूपेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये हम सब जानते हैं और हमारी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय ने काम करने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गए। अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम राजपूत इंडस्ट्रीज से डील करके इस मॉल के पार्टनरशिप को साइन करवा लोगी। अगर एक बार राजपूत इंडस्ट्रीज से हमारी पार्टनरशिप हो गई तो फिर सुपरमार्केट और मॉल के बिजनेस में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर तो हम एक या दो जितने मर्जी मॉल ओपन कर सकते हैं, जिसमें राजपूत इंडस्ट्रीज भी हमारा साथ देगा। देखो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तुम्हारा बिजनेस करने का तरीका भी काफी अच्छा है। हम सब बूढ़े हो चुके हैं और राहुल अभी बिजनेस की फील्ड में नया है, तो अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। तो मैं यही सोचूंगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लो और इसे पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। लेकिन अंकल, आज तक मैंने इस कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया है। आपने हर बार मुझे सुपरमार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन के काम में रखा है, तो फिर आप अचानक से मुझे ये प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? चारू भूपेश की ये बातें सुनकर काफी हैरान थी। साथ ही उसे ये भी समझ में आ रहा था कि भूपेश जानबूझकर उसे इस प्रोजेक्ट के जरिए परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये मॉल प्रोजेक्ट, वो भी राजपूत इंडस्ट्रीज के साथ करना नामुमकिन था। ऐसा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, भूपेश ने उस फाइल को अचानक ही बंद करते हुए गंभीर होकर कहा, चारू, मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। ये एक बॉस होने के हैसियत से मेरा एक ऑर्डर है, जिसे तुम्हें एम्प्लॉय होने के हैसियत से पूरा करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा एम्प्लॉय अपना 100% देगा और वो इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह से पूरा करेगा।
भूपेश की ये बात सुनकर चारू एकदम हैरान रह गई। तभी भूपेश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आज की मीटिंग यही खत्म होती है और उम्मीद है कि अगली बार जब हम इस मीटिंग रूम में दोबारा चारू के साथ इकट्ठा होंगे तो चारू हमें कोई गुड न्यूज देगी। भूपेश इतना कहकर अपने बेटे राहुल के साथ वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद वहां मौजूद डायरेक्टर्स और मैनेजर्स भी चारू की उस बेबसी को देखकर वहां से जाने लगे। सभी को पहले से ही पता था कि ये प्रोजेक्ट कोई भी पूरा नहीं कर सकता था और ये भूपेश की एक सोची समझी चाल थी। चारू अपने सामने पड़ी उस प्रोजेक्ट फाइल को बस देखे जा रही थी और फिर उसने गुस्से में जोर से अपने हाथ को टेबल पर मार दिया। चारू भूपेश की दी हुई फाइल को लेकर गुस्से में अपने कैबिन में आ गई और उसे अपने टेबल पर फेंकते हुए अपने कुर्सी पर बैठ गई। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। इतने सालों से भूपेश ने उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। हमेशा भूपेश ने उसे दूसरे छोटे मोटे स्टाफ की तरह ट्रीट किया था, जो ज्यादातर डॉक्यूमेंट को पूरा करती थी और कभी कभी सुपरमार्केट में जाकर वहां का इंस्पेक्शन करती थी। पर जब वो प्रोजेक्ट नामुमकिन था तो चारू को देखकर भूपेश ने साफ साफ साबित कर दिया कि उसने चारू को इस कंपनी में सिर्फ टॉर्चर करने के लिए रखा था। तभी चारू की नजर उसके फोन पर गई और उसे अपने पति की याद आई। उसने तुरंत ही अभिराम का नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ अभिराम टेलीकॉम सर्विस के कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला बैठा कई सारी फाइल्स को चेक कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम के उस बड़े से टेबल पर सिर्फ फाइल्स बिखरी हुई थीं, जिसे अभिराम बड़े गौर से देख रहा था। उसने चारू की गाड़ी के साथ हुए हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले ही लोगों को लगा दिया था, लेकिन उसे चारू को लेकर थोड़ी चिंता भी थी। तभी उसे अपने फोन के बजने की आवाज आई। उसका फोन उन फाइल्स के बीच कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर फिर उसने अपने फोन की आवाज को सुनकर उसे फाइल्स के बीच से ढूंढा और तुरंत रिसीव कर लिया। चारू, क्या? अभिराम अभी चारू से पूछने ही वाला था कि तभी चारू ने सामने से रोते हुए सारी बात बता दी, जिसे सुनकर अभिराम, जो अभी अपनी फाइल्स की तरफ देख रहा था, अब वो भी चारू की हालत देखकर परेशान हो गया। चारू, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। अभी हम दोनों ने कुछ गलत किया है क्या, जो सब हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं? ये प्रोजेक्ट नामुमकिन है। उन्होंने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए वो प्रोजेक्ट दिया है, ताकि वो पूरी कंपनी, फैमिली और फ्रेंड्स के सामने मुझे नीचा दिखा सके। चारू को ऐसा रोते हुए देखकर अभिराम ने गहरी सांस ली और फिर समझाते हुए कहा, चारू, तुम पहले शांत हो जाओ और एक गहरी सांस लो। अभिराम की बात सुनकर चारू ने खुद को शांत किया। तब अभिराम ने उसे समझाते हुए कहा, चारू, तुम ही कहती थी ना कि वहां पर तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलता, तुम्हें बस अकाउंटेंट के तौर पर देखते हैं, जो बस अकाउंट्स देखे और सुपरमार्केट की इंस्पेक्शन करे। पर अभी तुम्हें उन लोगों ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी है। चारू, तुम इसे अपना 100% दो। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगी। तुम बेस्ट हो, तुम कोशिश तो करो। कोशिश किए बिना तुम हार नहीं मान सकती। जिस चारू को मैं जानता हूँ, जिससे मैंने प्यार किया था, वो ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम अपनी पूरी मेहनत लगा दो और साबित कर दो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। कोई तुम्हें तोड़ने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम हार नहीं मानोगी। अभिराम की इन बातों को सुनकर चारू ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर अभिराम को अब चारू की चिंता होने लगी। चारू, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभिराम की बात सुनकर सामने से चारू ने हंसते हुए कहा, तुम हर सिचुएशन में इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? शायद तुम ऐसे ही हो, तभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम हमेशा मेरा सहारा बनकर खड़े रहे। कभी मुझे ये नहीं जताया कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स हुई। थैंक यू अभी, मेरी लाइफ में आने के लिए। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि जो विश्वास तुम मुझ पर दिखा रहे हो वो कभी न टूटे। दैट्स लाइक माई चारू। ठीक है, तुम अपना काम करो और साबित कर दो कि तुम बेस्ट हो। अभिराम की बातें सुनकर
चारू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चारू तो संभल गई थी, लेकिन अभिराम जिन फाइल्स को देख रहा था, उन्हें देखने के बाद वो काफी कंफ्यूज्ड नजर आ रहा था। उसने उन सारी फाइल्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाई और फिर उस रिपोर्ट को लेकर सीधा फाइनेंस मैनेजर के कैबिन के लिए निकल गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर जैसे ही लिफ्ट में आया, एक स्टाफ उसे अजीब तरह से घूरने लगा। लोगों का रवैया अभिराम के लिए अभी भी नहीं बदला था। वो हमेशा उसे घूरते रहते और गिरी हुई नजरों से देखते, पर अभिराम की नजरें उस फाइल पर थी। कुछ ही देर में वो फाइनेंस मैनेजर से मिलने के लिए उसके कैबिन के दरवाजे पर आकर डोर नॉक किया। अंदर आ जाओ। अभिराम के दरवाजा खटखटाते ही फाइनेंस मैनेजर ने अंदर से जवाब दिया, जिसकी आवाज सुनते ही अभिराम जैसे ही अंदर आया, फाइनेंस मैनेजर उसे अजीब तरह से घूरने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैनेजर की बात सुनकर अभिराम ने उसके सामने वो फाइल रखते हुए कहा, सॉरी सर कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के नए सीईओ ने मुझे इस सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए कहा था, और जब मैं आपके डिपार्टमेंट के फाइल को चेक कर रहा था तब मुझे इसमें काफी खामियां नजर आईं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इसमें फंड्स और कैश फ्लो का काफी ज्यादा एरर है। अभिराम की रिपोर्ट को देखकर फाइनेंस मैनेजर थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने थोड़ा सोचकर अभिराम को देखते हुए कहा, तुमने ये बात सीईओ को बताई? फाइनेंस मैनेजर ने पूछने पर अभिराम ने अपना सिर ना में हिला दिया। नहीं, अभी नहीं बताया। मैं सारी फाइल्स को चेक कर रहा था तो मुझे लगा शायद कोई गलती हुई होगी, इसलिए मैं इसे सॉर्ट आउट करने आपके पास चला आया। तुमने अच्छा किया। तुम ये फाइल यही रख दो। मैं अपने पूरे टीम से बात करके जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, पर तब तक के लिए तुम प्लीज नए सीईओ को मत बताना, वरना पूरा डिपार्टमेंट खतरे में आ जाएगा। वैसे भी हमें नहीं पता कि हमारे नए बॉस का मिजाज कैसा है। वो अमीर घर का बिगड़ा इंसान क्या करेगा, कोई नहीं जानता। तुम तो खुद समझ सकते हो ना, तुम भी तो हमारे जैसे ही हो जिसका घर सैलरी पर चलता है। फाइनेंस मैनेजर ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर अभिराम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। आज पहली बार अभिराम को फाइनेंस मैनेजर की नजरों में एक डर और एक इज्जत दिखाई दे रही थी। अब ऐसा क्यों था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर फिर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, पर आप जितनी जल्दी हो सके इस एरर को ठीक कर लीजिए। अभिराम फाइनेंस मैनेजर से बात करने के बाद वापस सीईओ के कैबिन में पहुंचा, जहां पर विवेक और संध्या दोनों कैबिन के अंदर बैठे सारी दूसरी फाइल्स को पढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर अभिराम ने उनसे पूछा, विवेक, संध्या, क्या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भी कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, या फिर फंड या फिर कैश फ्लो की हेराफेरी? अभिराम की इस बातों को सुनकर संध्या और विवेक दोनों अपने अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को सामने टेबल पर रखकर खड़े हो गए। अभी तुम ये क्यों पूछ रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? विवेक ने आगे बढ़कर पूछा। वही संध्या भी परेशान थी। तभी अभिराम ने सोचते हुए कहा, गड़बड़ तो नहीं है, पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी फाइल्स आई थी और मैंने उन्हें चेक किया तो मुझे उसमें कुछ कैश फ्लो और फंड्स की प्रॉब्लम नजर आई। वैसे तो मैं अभी गया था और मैनेजर से कहा कि वो अपने डिपार्टमेंट की जो भी एरर है उसे ठीक करे, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभिराम की बात सुनकर विवेक और संध्या दोनों सोच में डूब गए थे, जिन्हें देखकर अभिराम ने पूछा, वैसे विवेक, जो 3 नए फोन लॉन्च होने वाले हैं उनकी क्या अपडेट है? उससे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स भी होने वाली हैं, जिससे यहाँ के नए सीईओ मिस्टर राजपूत को भी आना पड़ेगा, तो उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है? अभिराम के सवाल को सुनकर विवेक ने तुरंत जवाब दिया, तुम जानते हो कि अभी सीईओ यहाँ पर ऑफिशियली अपने काम को टेक ओवर करने के लिए नहीं आए और उनके बिहाफ पर सारी मीटिंग्स मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो हाँ, आज कुछ मीटिंग्स हैं क्योंकि अगले महीने ही वो 3 फोन्स लॉन्च करना जरूरी है। ठीक है, तुम अपने शेड्यूल पर ध्यान दो और जो भी है मीटिंग्स तुम हैंडल कर लो। तब तक मैं
संध्या के साथ मिलकर बाकी चीजें देख लेता हूँ। अभिराम की बात सुनकर विवेक वहां से चला गया, जिसके जाने के बाद संध्या अभिराम को उन 3 फोन्स की बाकी की डिटेल्स बताने लगी। अभिराम अभी अभी उनके ग्रुप में आया था और उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, तो वो हर चीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखने की कोशिश कर रहा था। विवेक, संध्या और अभिराम तीनों कंपनी में हुए फेरबदल के कारण पूरे दिन काम में बिजी रहे। वहीं दूसरी तरफ चारू को भूपेश ने जो जिम्मेदारी दी थी, उसके लिए चारू ने कंपनी से अपने लिए पूरी एक टीम सिलेक्ट की, जिसमें कुछ 5 लोग थे जो प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन और बाकी के डिटेल्स को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे थे। चारू के पास भी अब सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। उसने अभी को मैसेज करके बता दिया कि वो आज रात घर नहीं आने वाली थी, जिसके मैसेज को देखकर अभिराम, जो अब अपना काम समेटकर अपने कंपनी से बाहर निकल रहा था, उसका चेहरा उतर गया। अभिराम घर वापस सिर्फ चारू के लिए ही तो लौटता था, पर अभी जानता था कि चारू को जो प्रोजेक्ट मिला था उसकी वजह से आने वाले कुछ वक्त तक वो काफी बिजी रहने वाली है। वो भी अपने काम से काफी थक गया था। अभिराम ने गहरी सांस ली और फिर कुछ फाइलों को अपने बैग में रखते हुए अपने कंपनी के बाहर निकला और बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे रास्ते में एक टैक्सी वाला दिखा, लेकिन अभिराम को टैक्सी नहीं लेनी थी। पर टैक्सी वाले ने खुद ही सामने से अभिराम को पुकारा, भाई साहब, भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? कहिए तो मैं छोड़ दूं। सॉरी, पर मैं बस लूंगा, आप प्लीज जाइए। अभिराम ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। तभी उस टैक्सी वाले ने फिर से कहा, कोई बात नहीं, आप बस का किराया दे दीजिएगा, काफी रात हो गई है, मैं घर लौट रहा हूँ, मुझे कनॉट प्लेस जाना है। टैक्सी वाले की इतनी बातें सुनकर अभिराम ने कुछ सोचा और फिर उसकी टैक्सी में बैठने के लिए मान गया। वो टैक्सी में बैठा अपने फोन में लगातार कुछ टाइप कर रहा था। वही वो टैक्सी ड्राइवर सामने लगे मिरर से अभिराम पर नजरें बनाए हुए था। टैक्सी अपनी रफ्तार से चल रही थी, पर अभिराम ने जैसे ही अपने फोन में टाइपिंग का काम खत्म किया, उसकी नजर रास्ते पर गई। वो टैक्सी वाला उसे एक सुनसान इलाके में ले गया था। बाहर काफी अंधेरा था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। आसमान में जो हल्का सा चांद था, उसकी रोशनी में आगे का रास्ता देख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। भाई साहब, आप ये मुझे कहाँ लेकर आए? ये कौन सा रास्ता है? मैंने आज से पहले इसे नहीं देखा। चिंता मत करो, ये शॉर्टकट है, बस 2 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, उस टैक्सी वाले ने अभिराम को समझाते हुए कहा। पर अभिराम उस सड़क को देखकर थोड़ा परेशान था। तभी अभिराम की नजर उस टैक्सी वाले के पैंट की जेब पर गई। उसमें कुछ चाकू जैसा नजर आ रहा था, जिसे देखते ही अभिराम एकदम चौकन्ना हो गया और उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं, आप यहीं पर रोक दीजिए, मैं यहीं उतरना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? टैक्सी वाले ने फिर से अभिराम को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभिराम समझ गया था कि खतरे की बात थी। तो अब उसने बिना वक्त गवाए टैक्सी वाले से कहा, आप टैक्सी रोकेंगे या मैं पुलिस को फोन करूं? टैक्सी वाला गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर अभिराम ने तुरंत अपना फोन लिया और पुलिस को कॉल करने लगा। पर तभी उस टैक्सी वाले ने अचानक ही गाड़ी को झटके से रोक दिया, जिससे अभिराम का फोन उसके हाथ से छूटकर गाड़ी के अंदर कहीं गिर गया। अभिराम जल्दी जल्दी अपना फोन ढूंढने लगा कि तभी अचानक ही अंधेरे में कुछ लोग आए और टैक्सी का दरवाजा खोलकर अभिराम का हाथ खींचने लगे। ए, 1.5 शाने, ज्यादा हो रहा है क्या तेरा? चल बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। आप सब कौन हैं? और ये सब? अभिराम के सामने अचानक ही करीब 10 गुंडे आ गए थे। वो सब देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। उन सभी के शरीर पर कट का कोई ना कोई निशान था। उनकी आंखों में डर दूर दूर तक नहीं था। अभिराम उन सबको देखकर उस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग चोर थे या फिर उनका मकसद कुछ और था। पर तभी उनमें से एक आदमी ने अपने साथियों को देखते हुए कहा, यही है, ध्यान रखना,
इसके हाथ पैर तोड़ने हैं और इतना करना है कि ये पूरी जिंदगी बिस्तर पर रहे, फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश न कर पाए। अभिराम के सामने मौजूद वो गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसके सामने गुंडे और पीछे टैक्सी थी। वो हर तरफ से घिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों का उससे क्या मतलब था। तुम सब, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा पाला तुम जैसे लोगों से कभी नहीं पड़ा है। तो फिर तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को किसने भेजा है? क्या तुम्हें पैसे मिले हैं? अभिराम के सवालों को सुनकर उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, मरने वाले सवाल नहीं पूछा करते। खामखा तुझे मरते वक्त भी तकलीफ होगी और तू अफसोस में मरेगा। उसकी बात खत्म होते ही उसके बाकी के साथी अभिराम की हालत देखकर उस पर हंसने लगे। क्या रे, तेरा नसीब सच में बहुत खराब है, लेकिन तू चिंता मत कर, हम तेरे को मारेंगे नहीं, बस तेरा हाथ पैर तोड़ना है। उन गुंडों के हाथ में काफी सारे हथियार थे। किसी ने चाकू ले रखा था, किसी ने स्टील का बड़ा सा रॉड, तो किसी के हाथ में बेसबॉल बैट था और किसी के हाथ में रामपुरी चाकू। उन सभी के चेहरे काफी बदसूरत थे। वो सब अपने दांत दिखाते हुए अभिराम की तरफ बढ़ गए, जिन्हें देखते ही अभिराम ने अपने बैग को मजबूती से पकड़ा और फिर उन लोगों के आगे आते ही अपने सामने खड़े दो गुंडों के मुंह पर अपने बैग को मारते हुए अपने बैग को वापस अपने हाथ में ही पकड़कर वहां से भाग निकला। आह! पकड़ो उसको, बचकर निकल ना पाए। उस पूरे सुनसान इलाके में अब भाग दौड़ शुरू हो गई थी। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। अभिराम अपनी जान बचा रहा था और गुंडे लगातार उसके कदमों की आहट सुनकर उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ भाग रहा है साले? तू आज खुद को बचा नहीं पाएगा। चुपचाप हमारे हाथ आ गया तो सिर्फ हाथ पैर तोड़ेंगे, लेकिन अगर तू हमें ऐसे ही परेशान करेगा तो जान से जाएगा। वहाँ सभी गुंडे अभिराम के ऐसे भागने की वजह से अब गुस्से में भड़क गए थे। उनके रास्ते में जो भी चीजें आ रही थीं, वो उन पर अपने हथियार से वार कर रहे थे, जिससे वहाँ टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। वही अभिराम अपने बैग को संभाले बस दौड़े जा रहा था, पर भागते भागते अचानक ही वो एक बंद गली में घुस गया, जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं था। वो ये देखकर रास्ता बदलने की सोच ही रहा था, तभी वहाँ सभी गुंडे भागते हुए उस रास्ते के खुले सिरे तक पहुंच गए और अब उन लोगों ने अभिराम को हर तरफ से घेर लिया। क्या हुआ? तेरी सारी हवा निकल गई? अब कहाँ बचकर भागेगा? आज तो तू हमारे हाथ से गया। तुझे तोड़ने फोड़ने के पैसे मिले थे, लेकिन अब जो हमें इतना भगाया है ना, उसके लिए तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वैसे भी सुना है कि तू अनाथ है, घर जमाई है। अगर ऐसे छोड़ दिया तो खामखा तेरे ससुराल वालों पर तेरा और बोझ बढ़ जाएगा। तुझे मार देने में ही भलाई है। वो गुंडे अभिराम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अभिराम उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उन गुंडों को अभिराम के बारे में सब कुछ पता था। इसका मतलब उसके किसी करीबी इंसान ने उन गुंडों को भेजा था, लेकिन कौन? देखो, तुम सबके पास आखिरी मौका है। अगर तुम लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना, तो बहुत पछताओगे। अभिराम के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो अब उसने अपने बैग को अच्छे से अपने बैक साइड पर किया और फिर अपनी शर्ट की बाजू को मोड़ने लगा, जिसे देखकर वो गुंडे भी अब एक एक करके दौड़ते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन तभी अभिराम ने अपने सामने आने वाले पहले गुंडे के गर्दन पर अचानक ही अपना पैर ऊपर उठाकर वार कर दिया। आह! आह! वो गुंडा एकदम से ही जमीन पर गिर गया और फिर अभिराम ने घूरते हुए अपने सामने आने वाले दूसरे गुंडे की पीठ पर मारा। आह! आह! उसे ऐसे लड़ते हुए देखकर वो गुंडे जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, एकदम से ही रुक गए। वही अभिराम मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। भागने का मतलब तुम लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया। मैं बस तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अब जब तुम लोग खुद ही पिटना चाहते हो,
तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हें भेजने वाले का नाम बता दो और चले जाओ। अभिराम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उन गुंडों का ईगो हर्ट हो रहा था। उन्हें अभिराम जैसा चंपू इंसान कैसे मार सकता था? वो सब एक साथ उससे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अभिराम गोल घूमते हुए अपने हाथ और पैर से उन लोगों को पंच और किक मारने लगा। लड़ते हुए अचानक अभिराम के हाथ में उनके हथियार में से एक स्टील का रॉड आ गया, जिसे देखते ही अब अभिराम ने उन्हें उसी से मारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो सब गुंडे वहां उस गली में नीचे जमीन पर घायल होकर गिर गए। आह, आह। उनकी ऐसी हालत देखकर अभिराम डंडे का टेक जमीन पर लगाते हुए उसके सहारे नीचे झुककर बैठा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताने का मूड कर रहा है या फिर थोड़ा और खर्चा पानी चाहिए? अभिराम की बात सुनकर उनमें से जो सबसे ऊपर गुंडा था, उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें सुपारी तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले एक मैनेजर ने दी थी। मैनेजर ने? अभिराम सोच में पड़ गया कि आखिर कौन सा मैनेजर उसे मारना चाहता था। मार्केटिंग मैनेजर जिसके साथ वो पहले काम करता था, वो बड़बोला था, काफी कड़वी बातें करता था, लेकिन उसका मिजाज ऐसा नहीं था कि वो किसी को मार सके। तभी उसे अचानक से याद आया कि उसने ऑफिस में दोपहर के वक्त फाइनेंस मैनेजर से बातचीत की थी और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में काफी गड़बड़ की थी, जिस बारे में सोचते ही अभिराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने सीधा खड़े होते हुए उस डंडे को जमीन पर फेंक कर कहा, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, और हाँ, जो पैसे मिले थे ना, उससे इलाज करवा लेना। अभिराम उन गुंडों को देखते हुए वहां से तुरंत ही निकल गया और फिर वो सुनसान इलाके के बाहर रोड पर पहुंचा। तभी उसे टैक्सी नजर आई और वो उसे लेकर तुरंत ही घर के लिए निकल गया। अभिराम कुछ ही देर में अपने घर पहुंचा, लेकिन वो जैसे ही अंदर आया, ऐश्वर्या फिर से गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। आ गया नाकारा निकम्मा, मेरी बेटी की किस्मत का बोझ। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सॉरी, वो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाना बना देता हूँ। अभिराम ने जल्दी से अपने जूते निकाले और अपना बैग रखकर रसोई की तरफ बढ़ने लगा कि तभी ऐश्वर्या ने उसका कॉलर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचकर घूरते हुए कहा, मेरी बेटी तेरे किसी बहाने पर विश्वास कर सकती है? वो बेचारी तेरी वजह से ही अपने ही कंपनी में बेइज्जत हो रही है, और अब भूपेश भाई साहब ने बहुत चालाकी से उसे वो प्रोजेक्ट दे दिया जिसका कोई भविष्य नहीं। उसे उन राजपूतों के हाथों बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अपनी प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए उनसे बात करेगी तो उसे सिर्फ निराशा हाथ लगेगी, और ये सब सिर्फ तेरी वजह से है। खुश तो बहुत होगा ना तू? आप गलत समझ रही हैं। अभिराम ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी ऐश्वर्या ने सामने टेबल पर रखे कप की पूरी गर्म चाय एक बार में ही अभिराम के मुंह पर फेंक दी। चुप कर, तेरी ये मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए मैं तेरा इंतजार नहीं कर रही थी। हमें तेरे हाथ का खाना नहीं चाहिए, क्या पता तू जहर मिला दे। अभिराम के मुंह पर ऐश्वर्या ने जो चाय फेंकी थी वो काफी गर्म थी। अभिराम का चेहरा एकदम से ही लाल पड़ गया, जिसे देखकर अशोक जो बिल्कुल चुप रहता था, उसके चेहरे पर भी दर्द उभरने लगा। लेकिन ऐश्वर्या उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे के अंदर लेकर चली गई। वहीं अभिराम सोफे का सहारा लेकर खड़ा था। ऐश्वर्या के बर्ताव के बारे में सोचने लगा। उसके चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल जल रहा था। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर फिर अभिराम उसे साफ करते हुए तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसने काम के चक्कर में सुबह से ही कुछ खाया नहीं था, और अब ये सब होने के बाद उसे खाने का मन भी नहीं था। चारू भी आज रात नहीं आने वाली थी, तो अब अभिराम अपनी फाइल्स को लेकर काम करने लग गया, और काम करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसके बिस्तर पर सिर्फ फाइल्स बिखरी हुई थीं। इधर दूसरी तरफ चारू अपने 5 लोगों की टीम के साथ अपनी प्रेजेंटेशन
और प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी। उसे इस प्रोजेक्ट में अपना 100% देना था, क्योंकि यही उसका पहला और आखिरी मौका था जब वो सबके सामने साबित कर सकती थी कि वो इस कंपनी को भूपेश और उसके बेटे राहुल से ज्यादा अच्छे से चला सकती है। सभी को काम करते करते काफी रात हो गई थी। धीरे धीरे उसके टीम के लोग सोने लगे, पर चारू का ध्यान उसके काम पर था। काम करते करते कब सुबह हो गई, चारू को पता ही नहीं चला। चारू की आंख अभी कुछ देर पहले ही लगी थी कि तभी अचानक उसका फोन बजने लगा, जिसकी आवाज से चारू अचानक ही घबराकर उठ गई। चारू ने देखा उसके सारे टीममेट्स उठ चुके थे और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर जा चुके थे। ये देखकर चारू ने तुरंत अपने फोन को उठाया और उस पर आ रहे कॉल को रिसीव किया। हेलो, मैं चारू राजपूत बात कर रही हूँ। हेलो मैडम, मैं स्टाइल स्प्लैश की तरफ से राजपूत इंडस्ट्री के सीईओ का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। आपकी कंपनी अपने एक मॉल प्रोजेक्ट के लिए स्टाइल स्प्लैश के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? सामने से एक आदमी की बहुत गंभीर आवाज आई, जिसकी बात सुनते ही चारू, जो अपनी कुर्सी पर बैठी थी, वो अचानक ही उछलकर खड़ी हो गई। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हमारी कंपनी तो इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 2 सालों से आपकी कंपनी से बात करना चाहती थी, लेकिन आपकी कंपनी ने हमेशा इस प्रोजेक्ट के लिए मना किया है। आप लोगों को हमारी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी थी, तो फिर अभी अचानक? चारू उस आदमी की बातें सुनकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वही उसकी बात सुनकर सामने से उस आदमी ने जवाब दिया, जी मैडम, ये बात सही है, लेकिन मिस्टर राजपूत, उन्होंने आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी किया है। आपके सुपरमार्केट का कस्टमर्स के बीच काफी अच्छा नाम है, और अगर ऐसे में आप लोग मॉल के प्रोजेक्ट के साथ आगे आए तो इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। और राजपूत इंडस्ट्रीज हमेशा प्रॉफिट के लिए डील करती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन और आपका प्रोजेक्ट पूरा तैयार है तो हम मिस्टर राजपूत के साथ 1 हफ्ते बाद एक मीटिंग रख सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकती हैं। उस आदमी की इस बात ने चारू को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो इस वक्त खुशी से उछलना चाहती थी, लेकिन उसने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए आराम से जवाब दिया, जी, मेरा प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन दोनों तैयार है। जी, मैं मिस्टर राजपूत से अपनी टीम के साथ मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओके देन, 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। उस आदमी ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वही चारू खुशी से उछलते हुए गोल मोल घूमने लगी। यस यस यस, थैंक गॉड, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अभी बिल्कुल ठीक कहता है कि अगर हम अपना 100% देंगे तो गॉड हमारा साथ जरूर देगा। ये खबर मुझे अपनी टीम को देनी होगी। चारू खुशी से उछलती रही। तभी उसके टीममेट्स जो बाहर कॉफी लेने के लिए गए थे, वो सब अंदर आए और चारू को ऐसी खुशी में झूमता देखकर हैरान हो गए। तभी चारू ने उन सबको देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, यू नो व्हाट, अभी राजपूत इंडस्ट्रीज से उसके सीईओ के सेक्रेटरी का कॉल आया था और उन्होंने हमें नेक्स्ट वीक हमारे मॉल प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बुलाया है। अब हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सारी चीजों को फिनिश करना होगा, ताकि हम मिस्टर राजपूत के सामने जा सके। चेयरमैन मिस्टर राजपूत के सेक्रेटरी से बात करने के बाद चारू ने अपनी पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया। वो जोर शोर से अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगी। उसे अब किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़नी थी। उसके हाथ वो सुनहरा मौका लगा था जो अब तक भूपेश और राहुल को भी नहीं मिल पाया था। गाइस, हम सबको अपनी पूरी मेहनत से काम करना होगा, ताकि हम जब मिस्टर राजपूत के सामने जाएं, तब उन्हें ऐसा बिल्कुल न लगे कि उन्होंने हमें ये मौका देकर कोई गलती की है। हम उन्हें साबित कर देंगे कि भले ही हम छोटी कंपनी से हैं, लेकिन हमारे इरादे बिल्कुल छोटे नहीं हैं। हम नॉलेज और स्किल में उनके बराबर हैं। चारू की बात सुनकर उसकी टीम में जो 5 लोग थे, उन सभी ने एक साथ गर्मजोशी से तालियां बजाई। फिर वो सभी अपने अपने फाइल्स में डूब गए। इधर दूसरी तरफ अभिराम सुबह सुबह का सारा काम निपटाकर फिर दोबारा वाणी टेलीकॉम सर्विस कंपनी पहुंच गया। वो जैसे ही सीईओ के कैबिन में आया, विवेक और संध्या जो पहले ही वहां पहुंच चुके थे,
वो अभिराम का चेहरा देखकर एकदम से हैरान हो गए। विवेक ने अभिराम के पास आकर उसका चेहरा छूते हुए कंफ्यूजन में पूछा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गया है? एलर्जी हुई है क्या? देखो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना ये एलर्जी और भी फैल सकती है। नहीं विवेक, ये एलर्जी नहीं है, बस थोड़ा सा जल गया है। अभिराम ने बहुत